युवाओं में इनकी लोकप्रियता का कोई ठिकाना नहीं है। आप लोगों की कंपनी में हैं तो खुशी देखिए, मतलब इतना शायद किसी मेहमान का युवा इंतजार नहीं करते, पर हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा उनका भी सवाल लें। पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि अब वोटिंग बहुत करीब है। 102 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग होने वाली है, उसमें तमिलनाडु में भी वोटिंग होगी। 400 पार का दम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भर रहे हैं, लेकिन इस बार विदेश नीति को भी बहुत दमखम के साथ प्रधानमंत्री हर जगह पर उठा रहे हैं कि भारत मसल फ्लेक्स कर रहा है पूरे विश्व में, एक नए स्वरूप में भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। क्या यह भी एक इलेक्शन इशू है और क्या यह 400 पार कराएगा? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि 400 तो पार कराएगा मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी, देश के अंदर गारंटी, देश के बाहर गारंटी। अब इस चुनाव में विदेश नीति का क्या प्रभाव होगा, मुझे लगता जरूर होगा, क्योंकि पब्लिक में विदेश नीति के बारे में बहुत इंटरेस्ट है, रुचि है। और इसका कारण है कि हम सब लोग और ख़ासकर युवा पीढ़ी जो है और ग्लोबलाइज हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि सबकी ज़िंदगी जो है वो फ़ोन से शुरू होती है, रात तक फ़ोन पे ही चलती है। सबको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, सबके जो दुनिया में कुछ कोने में भी कुछ हो जाए उससे लोग जुड़ जाते हैं, कम से कम जानकारी तो प्राप्त होती है उनको। तो क्या होता है कि ग्लोबल अवेयरनेस जो है भारत में बढ़ चुकी और लोग पहचानते हैं कि दुनिया में अच्छी चीज़ हो, अवसर हो, चुनौती हो। जैसे कोविड, अब कहीं और से आया कोविड, पर आप ये देखिए, याद करिए कि कोविड ने हमारी ज़िंदगी को कैसे तबाह कर दिया। या आप कह सकते हैं कि आजकल लोगों को बाहर जाने का शौक़ है, टूरिज़्म के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, रोजगारी के लिए जाते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि कि भारत में अब फॉरेन पॉलिसी जो है, विदेश नीति का एक महत्व हो, जो राजनीतिक चर्चा जो हो, इलेक्शन के बारे में बातें हो, तो इसमें इसका जरूर फॉरेन पॉलिसी का योगदान तो होगा। जो पृष्ठभूमि आपकी रही है उसमें राजनीति माइनस में रहती है, लेकिन आप राजनीति में आए उस अनुभव के साथ, और राजनीति में फुल फ्लेजेड आप नहीं कूदे। आपके विरोधी आपको चुनौती देते रहे, ललकारते रहे कि आओ तमिलनाडु से चुनाव लड़कर दिखा दो। क्या एस जयशंकर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए इस बार आप जानते हैं कि बहुत सारे मंत्री थे जो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं, और जो है ये अपना कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, ये पार्टी का निर्णय होता है। तो पार्टी को लगा कि कुछ ऐसे भी मिनिस्टर्स हैं जिनको अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में, क्षेत्रों में जाना चाहिए, कि वो हो सकता है कि उनके मन में था कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र के साथ जुड़ जाएं तो पूरा अटेंशन वहीं चले जाएगा। तो पिछले कुछ मैं कहूँगा महीने में, मैं इसके पहले आज ही मैं पुणे से आया हूँ। 2 दिन पहले मैं मिज़ोरम था, उसके पहले राजस्थान था, उसके पहले केरला। जब लोग नामांकन भर रहे थे तो उस समय मैं केरल में था। तो कुछ मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी है कि वो पूरे देश में जो भी हमारी उपलब्धियां हैं उसके बारे में प्रचार करें। कुछ हैं जो लोकसभा चुनेंगे, ये निर्णय पार्टी का है। 10 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। आप पर अगर छोड़ा जाए, आप में से कितने लोग सोचते हैं कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे एस जयशंकर? चलिए, मैं कल पार्टी हेडक्वार्टर जा रहा हूं, मैं बता दूंगा उनको। पर तमिलनाडु आपको वाकई लगता है कि बीजेपी वहां पर सीटें जीत सकती है? हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि तमिलनाडु में हम एक उत्साह देख रहे हैं, एक ऊर्जा देख रहे हैं जो पहले नहीं था। कि अभी आपने देखा होगा जब मोदी जी का रोड शो हुआ, जब उनकी कैंपेनिंग, उनकी रैलीज देखिए आप, तो उसमें जो वहाँ की जो टर्नआउट जो है, कहीं कुछ ज़रूर बदल रहा है। वो फीलिंग तो है लोगों को, वो पल्स है कि तमिलनाडु जो पहले ज़्यादातर वहीं के पार्टियों को वोट दे, डीएमके या एडीएमके, उनके लिए यही 2 विकल्प थे। तो अब हमें लगता है कि तमिलनाडु की पब्लिक जो है दोनों पार्टियों को पहचान चुकी है, उनकी सीमा भी जानती है, उनकी जो रिकॉर्ड भी काफ़ी अब अनुभव हो गया, करीब 50 साल से ज़्यादा।
तो हमें लगता है कि अभी सिचुएशन ऐसा है कि भाजपा जैसे पार्टी और खासकर मोदी जी के नेतृत्व में, और वहाँ जो हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं अन्नामलई जी, उन्होंने भी बहुत उनके ऊर्जा के कारण मुझे लगता है कि वहाँ भी सिचुएशन काफ़ी परिवर्तन आया है। तो हमारे यहाँ अपेक्षा तो है जरूर। 39 सीटें हैं तमिलनाडु की और पहले दौर में ही वोटिंग वहां पर हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी इनरोड्स बना पाएगी। तमिलनाडु, केरल, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने कभी सीटें नहीं जीती हैं। ऐसे में आपको लगता है कि एक्सेप्टेबिलिटी, अभी तक बीजेपी को एक उत्तर भारत की पार्टी माना जाता है, आपको लगता है वहां पर जो भाषाई बाधा भी है भाषा की, उन सबको पार करते वहां की जनता चुनेगी किसी को? मुझे लगता है कि देखिए, जो आप कह रहे हैं वो पहले जरूर ऐसी भावनाएं होंगी, ऐसे वहाँ भाजपा के बारे में सोच होगी, पर मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में भाजपा के बारे में और खासकर मोदी जी के बारे में, वो कोई अभी मोदी जी को माने उनको जो पूरी एक, मैं जैसे मैंने कहा, मैं अभी मिजोरम से आ रहा हूँ, वहाँ जो है वहाँ भी भाजपा का कोई ऐसा कोई बड़ा इतिहास नहीं है। और अगर आप पिछले इलेक्शन में भी देखें, जितने वोट हमें पड़े ज़्यादा नहीं पड़े थे, पर अब लोगों को लग रहा है कि मोदी जी जो हैं सबके हैं, तो उनकी जो इमेज जो है वो कि नॉर्थ इंडियन की नहीं है, वेस्ट इंडियन की नहीं है, गुजराती की भी नहीं, उनकी है एक पूरी नेशनल इमेज है। हर राज्य, हर क्षेत्र, हर प्रांत मानता है कि वो हमारे लीडर है। तो मुझे लगता है उसका डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो होगा। सर, क्या वही तमिलनाडु में आप लोगों को अपनी पैठ बनानी है, जिसकी वजह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसी वजह से आपने कच्चतीवू का मैटर उठाया है? नहीं, देखिए, ये कच्चतीवू का विषय जो है, कभी कभी चुनाव के बीच में ना सच भी निकलता है, और मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको। 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा, समुंदर में सीमा तय हुआ था। इसमें पहले काफ़ी सालों से नेगोशिएशन हुआ, और इस सीमा में जब सहमति बनी तो कच्चतीवू जो है उनके साइड में पड़ा। 74 के बाद पार्लियामेंट में उस समय के विदेश मंत्री ने आश्वासन दी सरकार की ओर से कि हमारे मछुआरे जो हैं उनके हक में, उनके गतिविधियां में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पहले भी करते थे वो अभी भी करते आएंगे। वो हिस्टोरिक वाटर्स में उनका फिशिंग राइट्स अभी भी जारी होगा। 2 साल के अंदर उन्होंने एक एग्रीमेंट और किया, और इसमें बहुत स्पष्ट रूप से माने कि हमारे लोग जो हैं, जो जहां पहले जाते थे वो अब भी जा नहीं सकते। ठीक है, ये एग्रीमेंट हो गए। 74 में हुए, 76 में हुए। अब प्रॉब्लम यह है, तब से 74 से डीएमके जो है पब्लिक में पोजीशन ले रहा था, संसद में ले रहा था, विधानसभा में ले रहा था, पब्लिक डिबेट में ले रहा था कि भाई हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये पूरा जो काम जो है केंद्र सरकार ने किया है, बिना पूछे किया है, और देखिए तमिलों का हित जो है इन्होंने बेच दिया। ये कांग्रेस उस समय में केंद्र के खिलाफ आरोप था, उस समय कांग्रेस थी। हाँ, अब ये कहते आए हैं, अभी भी कहते हैं। तो जब लोग पूछते हैं कि ये विषय अभी क्यों उठा, पिछले 2 साल 3 साल में मुख्यमंत्री स्टालिन ने मुझे 21 लेटर लिखे हैं, इस पे 21 लेटर ये विषय उठाते हुए कि मछुआरों के साथ अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार जो है उनके नीतियों के कारण, उनके निर्णयों के कारण। अब हकीकत तो ये है कि 73 के बाद 1 साल पहले केंद्र सरकार ने उस समय के डीएमके के मुख्यमंत्री को फुल ब्रीफिंग दी थी, और वो स्टालिन के पिताजी थे, करुणानिधि जी थे। उनको पूरा बताया। 74 में एग्रीमेंट करने के पहले एक ब्रीफिंग और दी, और उस समय उन चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई मैं सहमत तो हूँ, पर आप जानते हैं इसमें पॉलिटिकल, इसमें इसके कुछ राजनीतिक इम्पैक्ट होगा, तो मैं आपको पब्लिक में सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करूंगा आपके लिए, पर पब्लिक में मैं कुछ और कहूंगा, पर मैं सहमत हूं। तो हम जो हैं तमिलनाडु के जो वोटर जो हैं, तमिलनाडु के पब्लिक को जाननी चाहिए कि आज डीएमके जो है डबल स्पीक की पार्टी है।
कि ये दो मुंही पार्टी है, ये संसद में कुछ कहते हैं, कमरे के अंदर कुछ कहते हैं, तमिलनाडु में कुछ कहते हैं, असली जो फैक्ट्स हैं कुछ और है जी। लेकिन तो ये पॉलिटिकल इशू है, ये रिकॉर्ड का इशू है, ये क्रेडिबिलिटी का इशू है। तो जब अब फिर से पब्लिक वोट करने जाएगी, उनको कम से कम पता तो होना चाहिए कि भाई हम ये कैसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन अगर डबल स्टैंडर्ड ले तो शायद उसमें सवाल जरूर खड़े होंगे। लेकिन एमईए की जो विपक्ष बार बार सामने रख रहा है, 2015 का रिप्लाई जब एमईए ने ये कहा था कि वो बेसिस ऑफ विच यू वर अटैकिंग कांग्रेस, उसमें वो साफ कह रहे हैं कि ये श्रीलंकन साइड में है और ये इट इज ऑन द श्रीलंकन साइड ऑफ द इंडिया श्रीलंका इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। नहीं देखिए, उसका क्या, नहीं वो आरटीआई सही है या नहीं, ये नहीं, आरटीआई? नहीं, ऐसा है जो भी एमईए ने कहा, क्योंकि उस टाइम मैं एमईए का भाग तो था, मैं देश में नहीं था, मैं बाहर उस टाइम राजदूत था, अमेरिका में था, पर कोई बात नहीं। एमईए जो कहेगी, जो केंद्र सरकार ने 74 में किया और 76 में किया, वो एमईए की पोजीशन वही होगी ना जो कांग्रेस की पोजीशन थी। हम एमईए की पोजीशन या एमईए की पोजीशन ना हो उसके बारे में बात नहीं हो रही। बात हो रही है कि डीएमके की पोजीशन जो है, कमरे के अंदर कुछ और है, संसद में कुछ और है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये सच निकलना चाहिए।